Hello everyone, welcome to online engineering. Today I will start our next subject measurement and instrument. तो बेटा मैंने आपको टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था बेटा आपको क्या क्या पढ़ने हैं और आपकी टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं ईएससी एंड गेट व्यू ऑफ पॉइंट से। तो बेटा हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग अमीटर से। तो बेटा ये आपका जो टॉपिक है एनालॉग अमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेजरमेंट बिकॉज आपको अमीटर बहुत टाइप के पढ़ने हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप के अमीटर्स आपको पढ़ने हैं। यानी कि इसमें आपको ईडी टाइप अमीटर देखने हैं, मूविंग आयरन टाइप अमीटर देखना है, पीएमएमसी अमीटर देखने हैं। यानी आपको मैं बेसिकली एनालॉग अमीटर के बारे में बताऊंगा और इसमें बेटा क्या है कि आपको अच्छे से देखना है क्योंकि बेटा यही एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में एंड पीएसयू वगैरह में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। तो आप अच्छे से इसको देखते रहो कि बेसिकली अमीटर क्या है और क्यों यूज पड़ता है, कैसे यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, शंट का यूज करते हैं, शंट किसका बना होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट देखेंगे और लास्ट ऑफ ऑल आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा इस इंस्ट्रूमेंट पे। लास्ट में आपको डिस्कस अच्छे से करूंगा। तो बेटा आप आसानी से देखते चलो, यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ बेटा एकदम यूनिक होगा और एकदम इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा क्योंकि आप अच्छे से इसको देखते चलो क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको पहले बता देता हूँ बात। देखो बेटा आपका टॉपिक है एनालॉग अमीटर। देखो बेटा मैं आपको एनालॉग अमीटर भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको वोल्ट मीटर पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या बेटा ओम मीटर के बारे में बताऊंगा, यानी कि सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताऊंगा और आपके कंटेंट में जितने सारे सिलेबस में मैंने जितने सारे टॉपिक आपको इंक्लूड किए हैं सारे को मैं अच्छे से बताऊंगा। आप देखते रहो। एनालॉग अमीटर मैं आपको शुरू करता हूं, ठीक है बेटा। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा एनालॉग अमीटर क्या है बेटा, ठीक है। देखो बेसिकली एनालॉग अमीटर क्या होगा वो बेसिकली आपको मैं बताऊं एक छोटे से फॉर्म में बेटा। आप यहाँ से देखते चलो, छोटे से फॉर्म में अगर मैं आपको एनालॉग अमीटर के बारे में बताऊं तो आप बेटा यहाँ से देखो कि एनालॉग अमीटर अगर बताऊं बेटा तो आप देखो यहाँ से क्या होगा एनालॉग अमीटर। तो बेटा एनालॉग अमीटर जो है ना बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप देखते चलो। उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा। क्या बताऊंगा आपको? पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट में आपको देखना क्या है वो चीज़ आप अच्छे से देखो बेटा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एनालॉग मीटर या मीटर की यूज कैसे होगा कैसे नहीं होगा, यानी कितने होंगे, यानी वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा बेसिकली आप यहाँ पे एक मीटर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करोगे बेटा? एक मीटर को ड्रॉ करो। सपोज दैट करो आपका मीटर है। क्या है बेटा? ये आपका मीटर है, यानी कि बेसिक मीटर है आपका। ये क्या है बेटा? बेसिक मीटर है आपका। ये आपके सामने क्या लिखा है? बेसिक मीटर, ठीक है बेटा। ये आपका बेसिक मीटर है। तो बेटा इस बेसिक मीटर को कैसे हम अमीटर में कन्वर्ट करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे हमको दिखाएगा कि कैसे इसको हम अमीटर बनाएंगे। वो सारा चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी अगर सप्लाई की बात करें बेटा तो सप्लाई अगर सपोज दैट करो V है और इसमें करंट बेटा कितनी जा रही सपोज दैट करो मीटर में है तो बेटा कितनी है? IM करंट है। कितनी है बेटा? IM करंट है। तो सारा चीज़ हमको देखना है कि हाँ बेसिक मीटर है बेटा क्या है। तो आप सीधे इसको अगर अमीटर बनाओगे वो क्या होगा बेटा, उसका डेफिनेशंस क्या होगे? आप सीधे कहोगे कि द बेसिक मूवमेंट ऑफ डीसी अमीटर। आप क्या सीधे कहोगे बेटा? समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। द बेसिक मूवमेंट ऑफ डीसी अमीटर इज PMMC डीआर्सोनोबल गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब है बेटा ये जो लगा हुआ है आपको एक गैल्वेनोमीटर ही तो है। क्या है बेटा? आपका गैल्वेनोमीटर। ये आपका बेटा क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो बेटा एक बेसिक मीटर है गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ से इसको अगर हम PMMC यानी अमीटर के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? आप देखते चलो। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से लिखो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके लिखो। 1 बाय 1 लाइन लिखाऊंगा बेटा ताकि आपको कॉन्वेंशनल में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ से देखते चलो, लिखोगे यहाँ पे द बेसिक मूवमेंट ऑफ द बेसिक
movement of the basic movement of a DC ammeter, या the basic movement of DC ammeter is a PMMC D Arsenobel, इसको बेटा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, D Arsenobel गैल्वेनोमीटर, उसको आप अच्छे से कह सकते हो। यहाँ पे अगर इसको रफ करोगे तो यहाँ पे लिखोगे बेटा D Arsenobel गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हुआ, एक सीधा सा डेफिनेशन हुआ कि कैसे आप बेसिकली डीसी अमीटर क्या है। जो आपका डीसी मीटर बेसिक मीटर है बेटा, ये क्या है, पीएमएमसी डी आर्सेनोबल गैल्वेनोमीटर होता है बेटा। इसको आप अच्छे से देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, और इसके हम इसके थोड़ा एनालिसिस पे आते हैं, सर्किट इसका बनाएंगे, इसके सर्किट में क्या होगा उस चीज़ आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, आप देखते चलो इसके सर्किट में क्या होगा। सपोज दैट करो आप पहले बेटा क्या बनाओगे, एक बेसिक मीटर। आप क्या बनाओगे, पहले एक बेसिक मीटर। आपने क्या बनाया इसको, आपने बेसिक मूवमेंट को, आपने इसको क्या बनाया, बेसिक मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट, यानी कि आपने इसको बनाया बेसिक मीटर। अब बेटा एक बात बताओ, इधर आपकी क्या है, यहाँ पे सप्लाई होगी और इधर से आपका करंट है बेटा। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें सपोज दैट करंट कितना जा रहा है बेटा, वही आई जाएगी और उसको आप मीटर करंट IM लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहोगे बेटा, आप देखते चलो, यहाँ पे आप क्या कहोगे कि आपको मैंने पढ़ाया, आप पढ़े भी होंगे किसमें बेटा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में और सर्किट थ्योरी में आपने देखा होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स कितना होता है। तो बेटा आपको पता ही होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स वो होता है बेटा इनफाइनाइट। तो अगर बेटा हम अमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, आपको पहले से पता है कि अमीटर ही करंट को मेजर करेगा। तो बेटा एक बात बताओ कि अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बेटा अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1/R इंटरनल ऑफ करंट सोर्स। क्लियर है, यानी कि कहने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस R अमीटर का कितना आने वाला बेटा, वो 0 आने वाला। कितना आने वाला बेटा, वो 0 आने वाला, क्योंकि इसके अगर हम R इंटरनल की बात करें बेटा, तो इसका R इंटरनल कितना होगा बेटा, 0 होगा, वो भी आइडियली होगा। क्या होगा बेटा, आइडियली होगा आपका कितना, 0। क्लियर है कि नहीं बेटा। प्रैक्टिकली बात किया जाए तो बेटा वो क्या होगा, वेरी लो होगा। ये आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताओ R इंटरनल 0 है, अभी भी इसका क्या है बेटा, अगर RM की बात करें तो RM आपका कितना है बेटा, आइडियली 0 है। तो आप कह सकते हो कि इधर से जो करंट गई, मूवमेंट हुआ करंट का, तो बेटा अभी फाइनल आपकी टोटल करंट किससे पास हो रही है, अमीटर से। वी नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज आइडियली कितना है बेटा, 0 है। सो मैक्सिमम करंट ड्रॉ किससे हो जाएगा बेटा, वो मैक्सिमम करंट किससे ड्रॉ हो जाएगी बेटा, वो अमीटर से। तो बेटा अमीटर क्या हो जाएगा, अमीटर गेट डैमेज्ड, यानी अमीटर आपका डैमेज हो सकता है, यानी आपका अमीटर क्या हो जाएगा बेटा, बर्न आउट हो जाएगा। वो यही सेम कंडीशन है बेटा पैरेलल की। जब मैं आपको पैरेलल कंडीशन बताऊंगा बेटा, तो वहां पे मैं आपको एक एनालिसिस कराऊंगा और प्रूफ कराऊंगा कि कैसे अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो RM कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है। अगर RM 0 है तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो I होता है बेटा, वो इनवर्सली होता है किसके, RM के। होता है कि नहीं होता है। तो अगर बेटा RM आपका 0 है तो करंट कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट पास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होगी। तो यानी कि हमको अमीटर को सेफ रखना है, अमीटर को हमको डैमेज होने से बचाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इसकी रेंज को हमको एक्सटेंड करना है, यानी कि जो हमारा सप्लाई रेंज को मेजर कर रहा है बेटा, यानी कि हम इसको रेंज को अकॉर्डिंग टू लोड लगाएंगे। तो बेटा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे शंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? शंट लगाना पड़ेगा। उस शंट को यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा, वो मीटर के किस में लगेगा? वो मीटर के पैरेलल में लगेगा बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा बेटा? वो शंट रेजिस्टेंस लगेगा। क्लियर है कि नहीं? ये आपका शंट लग गया बेटा। इसकी वैल्यू अगर होगी तो RSH होगी। कितनी होगी बेटा? RSH होगी। और इस मीटर के रेजिस्टेंस को अगर हम अज्यूम करें RM है और इसमें करंट I आ रही है बेटा, यहाँ पे डिवाइड हो रही करंट की नहीं हो रही है, तो इधर से IM करंट गई, तो इधर से अज्यूम करते हैं इसमें करंट कितनी आ रही है बेटा? ISH। ठीक है, तो इसमें ISH करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या। मैं बेटा आपको शंट के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे इसका एक टॉपिक मैं अच्छे से बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट क्या है। ठीक है बेटा, आपको डाउट नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट जब आप पढ़ोगे उसमें क्या क्या, किस मटेरियल का यूज होगा, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होने चाहिए और उसका जो है टाइम के साथ वेरी करेगा कि नहीं करेगा, ये सारे मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बेटा बताऊंगा। बस आप देखते चलो। इसका मैं वैल्यू पहले निकाल लूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ताकि मीटर की रेंज हमारी एक्सटेंड हो जाए। तो आप मुझे बताओ कि अमीटर है, अमीटर से बेटा आप क्या मेजर करोगे? मैक्सिमम करंट। इससे बेटा क्या मेजर करोगे? मैक्सिमम करंट मेजर करोगे। तो सोचो आप, अगर करंट मैक्सिमम है तो बेटा R कितना होगा? लो होना चाहिए। तो आप सीधे से देख लो कि RSH की वैल्यू क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। पूछने की बात ही नहीं है। और यही जो पॉइंट मैंने बोला, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, और यही पॉइंट बेटा आपको ESE और JEE में आया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? यही पॉइंट आपको डिट्टो छपा मिला है वहां पे। तो इसकी वैल्यू बेटा अगर आप कहोगे ये आपका शंट है, आपने यहाँ पे शंट लगाया, तो कहोगे जो शंट लगा है इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा? वेरी लो होगी। क्या होगी आपकी वैल्यू? है वेरी लो होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा आपको पता है कि आपको करंट को मेजर करना है और मैक्सिमम करंट की रीडिंग आपको लेनी है। उसके लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पैरेलल में? शंट वैल्यू ऑफ, यानी कि जो शंट लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? लो होगी। क्या होगी? लो होगी। अब बेटा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, अच्छे से फाइंड आउट करते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप देखते चलो। यहाँ पे देखो बेटा, एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि शंट क्या है, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि RSH क्या है बेटा? तो RSH मैंने आपको बताया क्या है बेटा? वो शंट रेजिस्टेंस। क्या है बेटा? वो शंट रेजिस्टेंस है। वो क्या है बेटा? शंट रेजिस्टेंस है आपका RSH। ठीक है बेटा, ये आपका शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? तो एंड आप बेटा यहाँ बताओ कि ये तो आपकी सप्लाई है, सप्लाई से करंट कितनी जा रही है बेटा? I, और इधर में कितनी करंट आ रही है? ISH, और इसमें मीटर में करंट कितनी बेटा? IM। तो बेटा यहाँ पे IM ही आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगी। जो आपको बेटा मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपको IM दिया होगा बहुत रेयर केस में, बट बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। और यही बेटा आपकी क्या होती है? I फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है बेटा, यही आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। तो आप देखते चलो यहाँ पे RM को क्या लिखोगे बेटा? RM होगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट, यानी रेजिस्टेंस ऑफ बेसिक मूवमेंट या रेजिस्टेंस ऑफ बेसिक मीटर। इसको कहोगे आप रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है बेटा, आप आसानी से देखते रहो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम IM की। IM को मैंने पहले बता दिया कि लिखने से क्या फायदा, आप सीधे देख सकते हो यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। यहाँ पे IM क्या है बेटा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। और I क्या है बेटा? I को आपको जान लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बगैर I और IM में डिफरेंस जो है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको डिफरेंट क्रिएट नहीं कर पाते हो, और जिसके कारण आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप इससे मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ मल्टीप्लाइंग पावर, वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको I और IM का डिफरेंस ना पता हो। तो बेटा I को क्या कहेंगे उसको आप अच्छे से लिख लेना। इस I को कहता हूं बेटा मैं करंट टू बी मेजर। क्या होता है बेटा? ये करंट टू बी मेजर। क्लियर है कि नहीं? करंट टू बी मेजर, ये बेटा आपकी करंट है जिसको करंट टू बी मेजर्ड, ये आपको दिया होगा
कि आपकी करंट टू बी मेजर्ड, या बेटा इसको एक नाम से और जानते हैं, वो बेटा क्या है, एक्सटेंडेड करंट। वो आपको दिया होगा, क्योंकि बेटा मीटर की करंट आपको मेजर करोगे या क्वेश्चन में दिया होगा कि 0 to 100 तक मीटर की रेंज है। अब मीटर की रेंज को हमको एक्सटेंड करना, क्योंकि आपको शंट लग गया है, तो मीटर की रेंज को आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, बिल्कुल करोगे। तो एक्सटेंड करने के लिए वो करंट कितनी हो जा रही है, 0 to 500। तो बेटा वो जो 0 to 500 करंट हो जा रही है बेटा, वही है AI, क्योंकि इसी आई को क्या कहेंगे बेटा, एक्सटेंडेड करंट। आप कंफ्यूज मत होना, इसको अलग अलग लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन में मिलेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम लगाते हैं, आप देखते चलो। उसके बाद आप बेटा क्या कहोगे, आप सीधे लिखोगे यहाँ पे, देखो बेटा आपको शंट यहाँ पे दिख रहा होगा कि शंट यहाँ पे किसके पैरेलल में है, शंट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि शंट जो है वो बेसिक मूवमेंट के पैरेलल में लगा है। तो बेटा यहाँ पे क्या कहोगे, जो आपका शंट लगा हुआ, तो आप सीधे कहोगे कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो बेसिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर यहाँ ये कंडीशंस पैरेलल की है, ये दोनों आपस में किसमें बेटा, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो यहाँ का जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा बेटा, और यहाँ का जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप भी नो दैट इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज जो होता है क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है बेटा, वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो आप कहोगे कि जब वोल्टेज यहाँ पे सेम है बेटा, तो वोल्टेज का ड्रॉप भी तो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ से कहोगे कि यहाँ के जो वोल्टेज का ड्रॉप है और यहाँ का जो वोल्टेज का ड्रॉप है बेटा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप कहोगे, अज्यूम करो वोल्टेज का ड्रॉप बेटा इधर कितना है, अज्यूम करो Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इधर का वोल्टेज ड्रॉप अगर VSH मानते हो, VSH, और बेटा आप कह सकते हो किसके बराबर है, ये V के बराबर है, क्योंकि आप कह सकते हो यहाँ से तीनों पैरेलल में है। और आप आराम से यहाँ से रीड निकालोगे। आप देखते चलो कैसे आपकी शंट की वैल्यू लाता हूँ मैं, और कैसे आप इसको न्यूमेरिकल में यूज करोगे। आप देखते चलो, Vm की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, यहाँ से Im क्या लिखोगे बेटा, यहाँ से Im इंटू RM, हो गया कि नहीं बेटा, इक्वल टू, अब बेटा क्या हो जाएगा, Im इंटू RM करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से Im इंटू RM करने के बाद इधर का ड्रॉप कितना हो जाएगा, इधर का ISH इंटू RSH। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ से करंट इन करेगी तो यहाँ प्लस बनाएगी, और यहाँ क्या बनाएगी, माइनस बनाएगी। यानी वोल्टेज ड्रॉप आपको टर्मिनल के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ भी बेटा क्या है, प्लस, और यहाँ भी क्या है आपका, माइनस है। तो आप सीधे कहोगे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ISH इंटू RSH। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया इक्वेशन। अब बेटा यहाँ से आप चुटकी में निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, RSH की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, RSH की वैल्यू यहाँ से आप चुटकी में निकालो, क्या होगा बेटा, Im RM इंटू ISH RSH। तो बेटा एक चीज बताओ, इस सर्किट में जो ISH है, अगर इस पॉइंट को C मानते हो तो एट पॉइंट C पर अगर KCL लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा, एट पॉइंट, अगर हम एट पॉइंट C की बात करें बेटा, तो एट पॉइंट C पे अगर आप क्या लगा रहे हो, KCL, तो आप देखोगे ISH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ISH इक्वल टू हो जाएगी बेटा एक्सटेंडेड करंट माइनस मूवमेंट करंट या मीटर की करंट। तो बेटा ISH की वैल्यू I माइनस Im आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन में ISH की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ISH की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, Im इंटू RM इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ISH के स्थान पे क्या लिखोगे आप, I माइनस Im इंटू क्या हो जाएगा बेटा, RSH, क्या हो जाएगा, RSH। तो यहाँ से बेटा आप क्या निकालोगे, इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉल्व करो, आप फटाफट सॉल्व करो। Im RM इक्वल टू I इंटू RSH माइनस Im इंटू RSH। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसका बेटा, I बाई
आई एम की वैल्यू निकालोगे तो बेटा कितनी आ जाएगी आई बाई आई एम की वैल्यू। यहाँ से आई बाई आई एम को निकालोगे तो क्या होगा बेटा आर एस एच प्लस आर एम अपॉन क्या बेटा आर एस एच। कितना हो जाएगा बेटा आर एस एच प्लस आर एम अपॉन आर एस एच। आप सोल्व कर सकते हो। आई एस एच आर एस एच यहाँ हो गया, आई एम आर एम इधर हो गया, यहाँ हो गया बेटा कि नहीं आई एम आर एस एच। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आई एम आर एम, इसको माइनस लाओगे तो बेटा यही होगा आपका। तो यहाँ से बेटा ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला है। अब इसको आगे ध्यान दो बेटा, इसके आगे मैं क्या करवाने वाला हूँ आप देखते चलो बस। इसको बेटा आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। तो देखते हैं बेटा इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको रफ कर देता हूँ बेटा मैं। उसके बाद आप देखते चलो यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या निकलने वाला, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलेगा। आप देखो बेटा यहाँ पे कंक्लूजन जो आने वाला आपके सामने, यहाँ पे आपने इक्वेशन निकाला कि आई बाई आई एम बेटा ये क्या होगा। पहली चीज तो मैं आपको यही बताऊं कि द रेशियो ऑफ, अगर हम इसकी बात करें द रेशियो ऑफ करंट टू बी मेजर्ड एंड मीटर मूवमेंट करंट, अगर बात करें तो बेटा इस रेशियो को इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा शंट मल्टीप्लाइंग पावर। इसको क्या कहेंगे बेटा शंट मल्टीप्लाइंग पावर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी डेरिवेशन में भी पूछ लेगा। तो शंट मल्टीप्लाइंग पावर के बराबर होगा, उसको बेटा किससे लिखेंगे एम से लिखेंगे। और एम को बेटा क्या कहेंगे शंट मल्टीप्लाइंग पावर। क्या कहेंगे शंट मल्टीप्लाइंग पावर, इसको कहेंगे बेटा शंट मल्टीप्लाइंग पावर, ठीक है। अगर शंट मल्टीप्लाइंग पावर है बेटा तो अब इसको आगे पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा। आपको पता है कि आई बाय आई एम की वैल्यू आपके सामने लिखा है कितना बेटा आर एस एच प्लस आर एम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा आर एस एच। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा वो एम के बराबर। किसके बराबर है एम के बराबर है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो बेटा एम इंटू आर एस एच इक्वल टू क्या होगा बेटा एम इंटू आर एस एच इक्वल टू आर एस एच प्लस आर एम, ठीक है बेटा। ए एम इंटू आर एस एच इक्वल टू आर एस एच प्लस आर एम। तो बेटा यहाँ से अगर हम आर एस एच को कॉमन करें तो आर एस एच को कॉमन करेंगे तो बेटा क्या होगा एम माइनस वन इक्वल टू क्या होगा बेटा आर एम। क्या होगा आर एम होगा। तो यहाँ से बेटा हम अगर वैल्यू निकालें किसकी आर एस एच की तो बेटा आर एस एच की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगी बेटा आर एम अपॉन कितना एम माइनस वन। और बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको पहले बताऊं, इसको आप लिख सकते हो कि वी वी आई, क्योंकि बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। या इसका जो निकालने का आपने वैल्यू का शंट लिखा जो आपको शंट निकालना है बेटा वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और बेटा जब यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सीधे से कहोगे कि सर जब मुझे इक्वेशन पता है तो आपको सीधे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और जब आप वैल्यू पुट करोगे बेटा तो आप देखोगे आपका आंसर आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो आपको यही चाहिए कि आपको सीधे फॉर्मूला आज दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि आर एस एच की वैल्यू क्या होगी आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन। अब बेटा एक केस देख लेता हूँ इसमें, एक केस बताऊँ ना आपको अच्छा लगेगा कि बहुत लोग बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा एम को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने यहाँ से बता दिया, ए आपको बेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, दोनों वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। और बहुत सारे जो है एक आपके एग्जामों में अगर क्वेश्चन आपको गिवन नहीं है तो आप बेटा वहां पे क्या करोगे, क्वेश्चन गिवन नहीं है तो उस तरीके से आप यूज कर सकोगे वहां पे आई एम निकालने के लिए। बेसिकली बेटा आपको आई गिवन होगा, क्या होगा आई आपको गिवन होगा और आई एम भी आपको गिवन होगी बेटा, ये भी आपको गिवन होगा, ठीक है, ये भी आपको दिया होगा बेटा। तो आप बताओ, मैंने बताया कि आई क्या होगा, आई एक्सटेंडेड करंट है बेटा, यानी कि मैक्सिमम करंट। आपको सीधे क्वेश्चन में देखना है
कि जो क्वेश्चन में करंट मैक्सिमम है वो क्या होगी बेटा आपकी आई होगी, और जो करंट आपकी मिनिमम है दैट इज कॉल्ड, उसको मीटर करंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको मीटर करंट कहेंगे। उसका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि वी नो दैट द रेशियो ऑफ एक्सटेंडेड करंट टू मीटर करंट या मूवमेंट करंट नोन एज शंट मल्टीप्लाइंग पावर, उसको आप कहोगे शंट मल्टीप्लाइंग पावर। अब बेटा हम बात करते हैं एम की। कभी कभी एग्जामों में या पीएसयू वगैरह में इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ये जो शंट मल्टीप्लाइंग पावर आपने निकाला है इसकी रेंज क्या होगी बेटा, या इसकी रेंज जो वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीधे से देख लो, आपको पता होना चाहिए कि देखो बेटा अगर m-1 है, अगर m की वैल्यू आप 0 पुट करो, ठीक है बेटा, आप केस देखो अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको केस देखने में। आप यहाँ देखते चलो केस क्या होगा बेटा, वो केस को आप अच्छे से देखो। अगर आपकी यहाँ पे m की वैल्यू बेटा, अगर हम बताएं कि जो आप यहाँ पे m सॉल्व कर रहे हो, m की वैल्यू क्या होगी उसमें बात करते हैं बेटा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो बात करते हैं हम केस फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा, केस फर्स्ट की। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें बेटा, केस फर्स्ट की बात करते हैं तो बेटा वो क्या होगा, ठीक है। केस फर्स्ट देखते हैं, तो देखो बेटा केस फर्स्ट में अगर हमको देखना है तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे वो चीज आपको मैं बताऊं। केस फर्स्ट में आप देखते चलो कि पहला चीज आपको देखना है कि रेंज ऑफ एम। बेटा आपने क्या फॉर्मूला निकाला कि RSH इक्वल टू RM अपॉन m-1, ये आपने निकाला। तो बेटा आपको रेंज पता करनी है किसकी, आपको बेटा रेंज पता करनी है किसकी, m की। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, RM अपॉन m-1 है, तो यहां देखो कि m-1 अगर यहां लिखोगे इफ m की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं बेटा 0, क्या पुट करें, 0 पुट करें। देखो बेटा एनालिसिस है, ये आपको माइंड को बहुत अच्छा सेटअप करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप इसको देख सकते हो अच्छे से। मैं आपको फॉर्मूला ही, इसको आपको फॉर्मूला ही रटाऊंगा नहीं, बस केवल मैं ये भी बताऊंगा बेटा आपको कि आप प्रूफ करके भी देखो कि क्या फॉर्मूला सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। एग्जाम में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप जब इसकी m की वैल्यू निकालोगे तो बेटा जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो आपके लिए सही होगा कि गलत आया, तो आप उसका एनालिसिस खुद कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा अगर m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आप देखोगे कि जो RSH की वैल्यू आएगी बेटा, किसकी आएगी, यहाँ पे बेटा RSH की, वो बेटा क्या आ जाएगी, आपको देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। आई कि नहीं आई, क्योंकि RM माइनस में हो जा रहा है कि नहीं बेटा। और आप बताओ कि निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, कि RM आपका निगेटिव हो जा रहा है। ये आपका क्या हो जा रहा है बेटा, निगेटिव हो जा रहा है। क्या आपका RM, तो बेटा बताओ RM नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हाँ बट वेरी लो हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि आइडियली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आइडियली कितना बेटा 0, बट प्रैक्टिकली मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूं ना यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल बेटा वेरी लो होगा बट नॉट नेगेटिव, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। और आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ भी चुके हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर बेटा एग्जिस्ट किया तो रेजिस्टेंस एज अ एक्टिव एलिमेंट काम करेगा बेटा। वो किसकी तरह काम करेगा, एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा बेटा, पावर को डिलीवर करेगा। जबकि ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, वो पावर को लॉस करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करेगा। इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर होगी इन द केस ऑफ, तो वो बेटा रेजिस्टेंस क्या करेगा, वहां से पावर को डिलीवर करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, लो हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेटा क्या है, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल आपका नहीं, आप इसको कहोगे कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, सेकंड केस की। तो बेटा केस सेकंड क्या होगा, आप उसको देखो। तो केस सेकंड बेटा क्या होगा, तो केस सेकंड की बात करें, यहाँ पे करते हैं बेटा, ठीक है। केस सेकंड की बात करते हैं कि केस सेकंड क्या होगा, थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ठीक है बेटा। केस सेकंड की बात करते हैं, तो केस सेकंड क्या होगा वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा केस सेकंड को अगर हम डालें यहाँ पे, क्या केस सेकंड, तो बेटा जो केस है वो आपका सेकंड क्या है, वो आप अच्छे से देखो यहाँ पे।
देखो बेटा केस सेकंड में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आपको देखना है कि केस सेकंड में पहले में आपने देख रहा कि आपकी m की वैल्यू 0 कितनी है बेटा 0, और आपको सेकंड में देखना है कि m की वैल्यू अगर हम 1 कर दे तो ये भी तो हो सकता है बेटा कि नहीं। अगर m की वैल्यू 1 करते हैं, देखते हैं क्या कलाकार होता है यहाँ पे। इफ अगर लिखोगे आप इफ m इक्वल टू क्या बेटा 1, m की वैल्यू क्या लिख रहे हो आप 1 लिख रहे हो, तो यहाँ से देखो बेटा क्या होगा। नाउ आप लिखोगे नाउ आर एस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे आर एम अपॉन m माइनस 1 करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आर एम अपॉन 0, यानी कि अगर इसको आप सोल्व करोगे तो बेटा कितनी आएगी वैल्यू इनफाइनाइट। कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। तो आप सोच सकते हैं बेटा कि आर एस एच की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जा रही है। तो ये क्या ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम है। तो आप मुझे बताओ अगर मैक्सिमम है तो क्या मीटर की रेंज एक्सटेंड हुआ? नहीं। अगर आर यहाँ से आपका मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 1/I करोगे कि नहीं करोगे बेटा? तो अगर आर आपका मैक्सिमम हो जा रहा है बेटा तो आई आपकी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। बट आपको करंट को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है बेटा। जब आप बढ़ाओगे तो आप देखोगे क्या करंट आपकी बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। तो शंट लगाने का कोई प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि सर आपने अभी पढ़ाया कि जो आरएसएच की वैल्यू होती है वो सर होती है क्या वेरी लो। ये क्या होती है वेरी लो। ये वेरी लो वैल्यू का होता है, यानी बहुत ही कम वैल्यू का होगा तभी रेंज एक्सटेंड हो पाएगी। उसके लिए आपको ये भी केस आपका क्या हुआ नॉट पॉसिबल हुआ कि नहीं। अब बेटा लास्ट केस बचता आपका थर्ड, जो कि वैलिड है आपके क्वेश्चन व्यू ऑफ पॉइंट से। ठीक है, क्वेश्चन व्यू ऑफ पॉइंट से आप देखते हैं केस थर्ड। देखते हैं बेटा जो केस थर्ड है उसकी बात करते हैं। तो केस थर्ड को बेटा यहाँ पे अगर मैं लिखूं केस थर्ड, तो केस थर्ड को यहाँ पे करता हूँ मैं बेटा क्या केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड को अच्छे से लिखता हूँ। तो बेटा केस थर्ड में आपको क्या देखना, आपको समझ में आ गया होगा बात। केस थर्ड में अगर हम बात करें तो केस थर्ड में आपको एक चीज देखना है क्या, इफ अगर आपकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा यहाँ पे इफ अगर आप लिखोगे इफ m की वैल्यू अगर आपकी बेटा क्या हो जाए 1 थी, अब क्या होगी बेटा ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी देन RSH ऑलवेज पॉजिटिव, एंड RSH अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो बेटा आप कह सकते हो कि पॉजिटिव होगा। तो बेटा वहां पे अगर आप वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन में देखोगे RSH की वैल्यू बहुत ही कम होती है, मिली ओम में होता है, ओम में होता है। वो बेटा डिपेंड करेगा आपके रीडिंग पे कि आपकी रीडिंग कितनी दी हुई है, वो डिपेंड करेगा। तो बेटा m की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ बेटा तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से बेटा आप लिखोगे कि RSH ऑलवेज क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। RSH ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और क्या होगा सॉल्व करोगे तो आप इसकी वैल्यू क्या पाओगे बेटा वेरी लो। इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट वेरी लो होगी। तो बेटा आपकी जो रेंज हो गई आप कह सकते हो फाइनली, तो फाइनली आप यहाँ पे कहोगे कि जो आपने रेंज निकाला हो बेटा क्या निकाला कि आप उसको लिखोगे कि फाइनल रेंज मैंने निकाला कि सर कि जो फाइनल रेंज आपकी निकली वो क्या है बेटा कि m नॉट इक्वल टू 1 क्या होनी चाहिए बेटा, आप m की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। देखो बेटा, तो मैंने आपको केवल एक फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे मैंने आपको एनालिसिस भी बता दिया कि आपको माइंड में रिमाइंड रहे कि आपको कि भूलना ना हो कि क्वेश्चन लगाते वक्त आपको शंट की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ आपको देखना ना पड़े। ठीक है बेटा, तो शंट की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं और मैंने इसके डिफरेंट केसेस आपको पढ़ा दिए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट पे। देखते हैं बेटा, बार बार मैं शंट वर्ड का यूज कर रहा हूं तो एक बार देख लूं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट क्या है, क्योंकि बेटा मैं वो टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट
क्योंकि बेटा उसके जो 3-4 पॉइंट है ना, वो 3-4 पॉइंट ही आपके ईएसी व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जे व्यू ऑफ पॉइंट से। बेटा गेट व्यू ऑफ पॉइंट से अगर बात करूं तो गेट व्यू ऑफ पॉइंट से ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं और बेटा ईएसी में भी आते हैं और जे में भी आते हैं। यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बेटा कभी कभी आपके 2 मार्क्स के भी आपके जनरली क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो आप बेटा यहाँ आगे बढ़ोगे क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट के बारे में देखोगे। बेटा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट के बारे में थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट अगर हम बात करें तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट क्या होगा उसके बारे में देखते हैं बेटा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट क्या होगा, यानी शंट को बनाने के लिए यहाँ पे जो मटेरियल यूज होंगे, जो चीज़ हमको ध्यान देनी वो क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो तीनों क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं पहला पॉइंट आपको बता दूँ, पहला पॉइंट ये होगा बेटा कि आप सीधे देख लो। यहाँ पे आपको मैं अमीटर बनाऊँ बेटा, यहाँ देखो आप, मैंने आपको बनाया क्या, आपका ये बेसिक मीटर, ये आपका क्या है बेटा, बेसिक मूवमेंट। ये आप बनाए थे, बनाने में आपने इसको क्या लिखा था, बेसिक मीटर। इसको आपने क्या लिखा था, बेसिक मीटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपने क्या लगाया था, शंट वैल्यू लगाया था। आपने क्या लगाया था बेटा, यहाँ पे शंट की वैल्यू RSH, वो बेटा क्या था, RSH। यहाँ से बेटा आपकी क्या थी, सप्लाई थी और यहाँ से आपका एक्सटेंडेड करंट था। अभी बार बार बोल रहा हूँ, आप देखते चलो, एक्सटेंडेड करंट। और यहाँ से बेटा आपकी कौन सी करंट थी, ISH करंट। और यहाँ से बेटा आपकी कौन सी करंट थी, मीटर करंट या फुल स्केल करंट, जो आपको मैंने अभी एनालिसिस में बताया था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा, यहाँ पे बेटा आपको देखना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ जो आप शंट पढ़ रहे हो, इस शंट का जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज़ आपके लिए मैं बताऊँ। पहला पॉइंट बेटा आपके लिए क्या है जानते हो, पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ शंट, क्या बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ शंट एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मीटर इंस्ट्रूमेंट, या जो आपका इंस्ट्रूमेंट लगा है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ शंट एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक मीटर शुड बी लो। क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। एंड शुड बी नियरली, अगर बात किया जाए तो क्या होना चाहिए बेटा, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, तो बेटा पहला पॉइंट आपको मैं पढ़ाऊं, तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ शंट। तो अगर बात करते हैं बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा, किसका, शंट का, किसका बेटा, शंट का। एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मीटर, किसका बात करें बेटा, मीटर का, जो आपने बेसिक मूवमेंट लगाया मीटर। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ शंट एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मीटर, ये क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी लो। ये क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी लो, यानी कि ये आपको लो होना चाहिए, शुड बी लो। तो बेटा ये लो होना चाहिए। एंड अगर आप बात करते हो, एंड अगर हम बात करें जनरली केस में, अगर लो है बेटा, अगर सेम भी हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए। तो एंड अगर इसको बात करते हैं, एंड शुड बी क्या होना चाहिए, एंड शुड बी सेम, एंड शुड बी सेम होना चाहिए बेटा, ठीक है, एंड शुड बी सेम। ये तो बेटा आपका पहला पॉइंट है। तो मैं इसको बेटा आपको एनालिसिस भी बता दूं। आप कहोगे कि सर आपने पॉइंट लिखा दिया, इसका मतलब आपने नहीं बताया, तो बेटा ऐसा हुआ है क्या, नहीं बेटा, मैं आपको सारे पॉइंट को उसको प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको रटा दूं, क्योंकि बेटा मेजरमेंट है ना, इसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है और आपका भी काम है इसको अच्छे से पढ़ना, ताकि बहुत मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है मेजरमेंट का,
ख़त्म होते होते आप पूरे ही कंपनी के एक पूरे मैन्युफैक्चर खुद ही कर सकते हो, पूरी कंपनी का कंस्ट्रक्शन खुद ही बना सकते हो। उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, बोल्ट मीटर, मीटर, मेगर, जो भी लगे हैं XYZ, सारा का कंस्ट्रक्शन आपको याद रहेगा। ये मैं आपको कहता हूँ बेटा, ठीक है। तो आप देखते चलो यहाँ पे क्या होगा कि पहला चीज मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सन एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मीटर, ये क्या होना चाहिए बेटा, लो। इसका मतलब क्या है, आप देखो पहले यहाँ पे इसका मतलब बेटा क्या है, आप अच्छे से पढ़ो। इसका मतलब ये है बेटा कि आपको दिखाऊंगा मैं क्यों, क्योंकि बेटा एक बात बताओ तो आप सीधे लिखोगे क्या, एनालिसिस देख लेता हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि आपको बताऊं, वी नो दैट, आप क्या जानते हो, वी नो दैट, तो बेटा आप बताओ आपको क्या पता है कि वी नो दैट में क्या होने वाला है। वी नो दैट आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है बेटा, कि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे किसी भी टाइम को, यानी कि तो वहां पे बेटा क्या होगा, R-1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होगा कि नहीं होगा बेटा, यही होता है आपका इक्वेशन। और ये आप अच्छे से पढ़े होंगे बेसिक क्लासेस में, ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से देखे होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अल्फा क्या है, यही तो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कहने के क्या मतलब है कि देख लेता हूँ कि रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होने का रीजन क्या है। आप देखो बेटा, यहाँ से अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर आपका लो हुआ, कहने का मतलब है ये आपका क्या हो गया बेटा, लो हो गया, ये आपका क्या हो गया, लो हो गया। तो आप बताओ मुझे, आर आपका क्या हो गया, फाइनली लो हो गया। क्या हो गया बेटा, लो हो गया। और आपको भी पता है कि संट है ना, यही तो है। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ संट की, तो संट की तो बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं, संट की तो बात कर रहा हूँ कि नहीं। तो संट क्या हो गया बेटा आपका, लो। तो आपको पहले से प्रूफ हो गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ संट में अगर हम अल्फा को लो करेंगे तो संट भी हमारा किस वैल्यू का होगा, लो वैल्यू का होगा। और जब बेटा आपका लो वैल्यू का संट होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखोगे, आर इनवर्सली 1/I करोगे, आर इनवर्सली 1/I करोगे। तो यहाँ से देखोगे बेटा कि आपका, आपने लो किया ना, इसकी वैल्यू को क्या किया आपने, लो किया। तो आप देखोगे जब लो हुआ तो आपकी करंट एक्सटेंड हो गई बेटा, मैक्सिमम हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ से कह सकते हो कि करंट की रेंज को, मीटर की रेंज यानी टू एक्सटेंड, अगर आप मीटर की रेंज को बढ़ाओगे यानी टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मीटर, शंट रेजिस्टेंस इज यूज्ड किस फॉर्म में बेटा, लो वैल्यू, यानी विच इज लो वैल्यू, यानी कि विच है, इसका क्या होना चाहिए, वैल्यू लो होना चाहिए, किसका बेटा, शंट रेजिस्टेंस का। यानी कि लो होगा। तो आप यहाँ समझने के लिए कह सकते हो, आपका जो पॉइंट लिखा उसको मैं आप यहाँ आपको प्रूफ कर दिया, कंफ्यूजन नहीं है। याद मत करो बेटा, समझो इसको। अगर आपको याद ही करना है कि सर आप नोट्स में लिखवा दोगे, मुझे कैसे याद होगा, तो बेटा आप अभी के लिए फिलहाल इसको अगर आप फर्स्ट पॉइंट मानते हो, इसको सेकेंड पॉइंट मानो बेटा, इसको थर्ड पॉइंट मानो, और इसको बेटा फोर्थ पॉइंट मानो, और इसको बेटा फिफ्थ पॉइंट मानो। तो आपको आगे चल के नोट्स में ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर ने पहले क्या पढ़ाया था। तो बेटा सर ने पहले क्या किया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को ही लो कर दिया। जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट को लो कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखा सेकंड पे ये भी लो हो रहा है, किसका है बेटा, शंट का। तो लो वैल्यू का है तो करंट आपकी एक्सटेंड हो गई। क्लियर है कि नहीं बेटा। सेकंड पे आता हूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड जो मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, वो क्या ध्यान देना है, क्या चीज है कि शंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज क्या है। तो बेटा दूसरी मैं बात बताऊं कि दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, वो है बेटा कि द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, क्या बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट क्या, शुड नॉट वेरी विद टाइम, यानी कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। बेसिकली आपको पता ही होगा बेटा, यू नो दैट, आप जानते हो क्या कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो ओनली वन टेम्परेचर से क्या है, उस पे इफेक्ट किसका पड़ता है बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। टाइम के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि बेटा कभी कभी ऐसी सिग्नल्स होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे बेटा। मीटर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मूविंग आयरन और ईडी टाइप, वहां पे बेटा एसी सप्लाई देने के बाद आपको सिग्नल क्या आएगा बेटा, एसी। वहां पे आपको टाइम डिपेंडेंट सिग्नल होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ और वहां भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मीटर में जो शंट लगेगा वो क्या होना चाहिए बेटा,
शुड नॉट वेरी विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उसको देखते हैं कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा कैसे होगा। यानी कि सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं, किसके, इसके सेकंड पॉइंट पे बढ़ता हूं मैं बेटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है वो चीज देखता हूं। तो बेटा सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसका सेकंड पॉइंट आपके सामने है। वो बेटा सेकंड पॉइंट आप लिखोगे क्या कि सर सेकंड पॉइंट है कि द रेजिस्टेंस ऑफ शंट शुड नॉट वेरी विथ टाइम। यानी आप कहोगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, लिख देता हूं बेटा, द रेजिस्टेंस of shunt, the resistance of shunt should not the resistance of shunt should not vary with time, should not vary with, किसके साथ बेटा, टाइम के साथ वो वेरी नहीं करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर बेटा टाइम के साथ वेरी कर गया तो कहने का क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू एसी सिग्नल बेटा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसीज पे। तो आप उसको टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंसीज को चेंजेस करोगे या सिग्नल को चेंज करोगे तो बेटा आपको मैं बताऊं, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, तो वहाँ पे बहुत एसी और डीसी पढ़ाऊंगा बेटा। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना बेटा वो कितनी होती है, क्योंकि बेटा वही ईएससी का मेन पॉइंट बनता है कि ईएससी में उसके पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। इसलिए आपको मैं कोई सा भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देखते चलो कि मैं आपको पॉइंट के अंदर पॉइंट कैसे पढ़ाऊंगा, वो आप यहां से आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट, यानी कि शुड नॉट वेरी विथ टाइम। अगर आप देखो टाइम से मैं क्या रिलेशन करता हूं बेटा, आप देखते चलो बट आप चकित हो जाओगे क्या है रिलेशन। देखो बेटा यहाँ से रिलेशन क्या है, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊं। यहाँ से रिलेशन क्या होगा, आप देखो रिलेशन क्या है बेटा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे टाइम, क्या है बेटा, टाइम की बात कर रहा हूं। तो देखो बेटा आपको पता है क्या, वी नो दैट, देखो बेटा मैं सारा पॉइंट आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो बिल्कुल नहीं रटाने की कोई संभावना नहीं है बेटा। ठीक है, मैं खुद भी आपको ये अलाउ नहीं करूंगा कि आप सारे पॉइंट रट के पढ़ो। ठीक है, मैं आपको सारे पॉइंट प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बेटा मेजरमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि मेजरमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे ही आपको ये पता लगानी है कि मेजरमेंट अगर पढ़ोगे तो आपका बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा बेटा। ठीक है, एज ए कंपेयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए अगर बात किया जाए, गेट वगैरह में मशीन पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम की बात किया जाए, उससे कंपेयर में आपको मेजरमेंट में देख के टिक मार दोगे तो आपका स्कोर बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेटा जेई वगैरह एग्जाम में तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ये सारा पॉइंट डिट्टो सबके आ जाता है बेटा जेई में, तो कोई कंफ्यूजन जेई में नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो वी नो दैट, आपको मैं बताऊं टाइम की बात, तो आप मुझे बताओ बेटा जो करंट होती है, करंट आई इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी होती है कि नहीं होती बेटा, ये आपको बेसिक में पढ़ा होगा कि आई जो होगा वो डेल क्यू बाय डेल टी होता है। ठीक है बेटा, यहाँ देखते चलो बेटा, यहाँ पे चार्जिंग की जो टाइमिंग है आपको मैं पढ़ाऊंगा। चार्जिंग का टाइम, चार्ज है वो टाइम के साथ फ्लो हो रहा है। अगर पर यूनिट चार्ज फ्लो हो रहा है विद इन 1 सेकंड के अंदर, नोन है जो क्या होगी बेटा, करंट होगी इन द कंडक्टर। वो तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में अच्छे से पढ़े होंगे, बट यहाँ पे भी देख लो कि करंट और इसमें बात क्या है बेटा। आप एक रिलेशन और क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम बात करें किसकी बात करें बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर बेटा हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो यहाँ पे करंट जो है वो इनवर्सली होगा बेटा किसके, 1/R के। और बेटा यही R की बात मैं जो कर रहा हूँ, ये बेटा शंट की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, शंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं बेटा। ठीक है, आप देखते चलो क्या आपका पॉइंट सही है कि नहीं है। देखो बेटा फॉर एसी एनालिसिस की बात किया जाए तो यहाँ से अब आप आगे एनालिसिस करो। देखो बेटा अगर आपकी करंट है, टाइम है, यहाँ टाइम है, अगर टाइम के साथ वेरी, सपोज दैट करो मैं टाइम के साथ वेरी, टाइम को अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे बेटा तो इसमें फ्लक्चुएशन आएगा कि नहीं आएगा, करंट की रीडिंग पे आएगा। और जब करंट की रीडिंग पे आएगा तो बेटा आर आपका
होने लगा कि नहीं डैमेज, तो आप कहोगे कि लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। लो कब होगा, आप यहाँ पे देखो लो कब होगा, उसके लिए आप यहाँ देखो, ठीक है बेटा। लो कब होगा, अगर केस फर्स्ट की बात करो, आप किसकी बात कर रहे हो, केस फर्स्ट की बात, तो बेटा केस जो फर्स्ट होगा आपका वो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे केस फर्स्ट होगा बेटा क्या, कि इफ अगर आप डेल्टी को वेरी करा रहे हो, डेल्टी को बढ़ा रहे हो, ठीक है बेटा, टाइमिंग को आप इंक्रीज कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे टाइम को आप सिग्नलिंग को इंक्रीज करोगे, तो अगर आप डेल्टी जो है वो आपका इंक्रीजेबल है, इस तरीके से इंक्रीज है, तो बेटा यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिख रही कि नहीं दिख रही है, करंट क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कहने का मतलब बेटा मैं आपको सीधे बताऊंगा, ये सारा पॉइंट पावर सिस्टम का है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे वहां पे देखोगे आप उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन यानी कि आप देखोगे कि इतने किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, वहां पे रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, वो सारा चीज वहां पे कंडक्टेंस के फॉर्म में होगा। तो सारा चीज कैसे लीकेज करंट को कैसे मिनिमाइज करते हो, सारा फॉर्म इसी के फॉर्म पे होगा बेटा। टाइम के साथ कैसे इंडिपेंडेंट रखना हमको लीकेज करंट को, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा आई को डिक्रीमेंट कर रहे हो तो बेटा डेल्टी क्या होगा आपका, इंक्रीज है, तो आप देखोगे डेल्टी इंक्रीज हो जाएगा, यानी आई डिक्रीज हुआ। और जब आपका बेटा आई डिक्रीज हो गया तो आप यहां से कहोगे क्या, आपका आर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि शंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको चाहिए क्या, नहीं आपको क्या चाहिए, लो वैल्यू ऑफ शंट। आपको क्या चाहिए बेटा, लो वैल्यू ऑफ शंट चाहिए, कि आपके रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, वो लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो उसके लिए आपका केस फर्स्ट हुआ। अगर केस सेकंड की बात करें बेटा तो क्या होगा, देखते हैं। तो बेटा जो हमारा केस सेकंड होगा उसके लिए बात करते हैं क्या होगा, ठीक है बेटा। केस सेकंड क्या है, देखो अगर आप डेल्टी को कम करते हो बेटा, क्या है, डेल्टी आपकी डिक्रीज हो रही, कम समय में सिग्नल को आप पास करा रहे हो मीटर के अंदर से, तो बेटा वहां पे क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और अगर बेटा करंट है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 1/R होगा कि नहीं होगा। तो करंट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है बेटा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। बट बेटा एक बात बताओ, वैल्यू तो लो आ गई कि नहीं आ गई, वैल्यू लो आ गई। इस समय करंट पे वैल्यू लो आई, तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा टाइमिंग के साथ चेंजिंग का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। तो एक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप घटाओगे, तो बेटा आप घटाओगे तो इससे टाइम के साथ तो हुआ, बट बेटा सिग्नलिंग में फ्लक्चुएटिंग आने लगेगा। रेजिस्टेंस तो है लो वैल्यू पे डिजाइन कर लिए, बट बेटा सिग्नल में फ्लक्चुएटिंग पार्ट बहुत ज्यादा आएगा और आपको प्योर डीसी या प्योर एसीओ आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको बेटा अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, उसके लिए बेटा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, वो बढ़ जाएगी। इसलिए हमको पहले से ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट करने के लिए ऐसा शंट लेंगे जो टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है बेटा। अब हम थर्ड पॉइंट पे आता हूँ कि थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, देखते हैं बेटा थर्ड पॉइंट क्या है। फाइनली मैंने आपको शंट बताया, क्या है बेटा, शंट बताया। अब थर्ड पॉइंट आपका मैं यही बता देता हूँ, वो क्या है बेटा। थर्ड पॉइंट आप देखो कि आपने सब कुछ पढ़ा, बट आपको मैंने ये नहीं बताया, कहोगे सर आपने तो एक चीज नहीं बताया, क्या, कि शंट जो है बेटा वो किसका बना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं मैं, तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हो कि थर्ड पॉइंट जो है वो आप यहाँ से लिखोगे, वो क्या है बेटा, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जो शंट कर रहे हो किसका बना होगा बेटा, वो किसका होता है। आपको तो बहुत बार एग्जाम में आया होगा, आप देखे भी होंगे, मैग्नीन का बना होगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है क्यों बना होता है, क्योंकि बेटा उसका ऑलरेडी नेग्लिजिबल होता है क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट से, वो इसलिए मैग्नीन से करते हैं। मैग्नीन का इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि देख लो आप यहाँ से क्यों नहीं होगा, आपको मैं आपको रिजल्ट बता दूं। तो बेटा शंट लिखोगे यहाँ पे, शंट मेड ऑफ, या शंट रेजिस्टेंस बात लिख सकते हो यहाँ पे बेटा, शंट रेजिस्टेंस लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहोगे। शंट रेजिस्टेंस अगर बात करें, मेड ऑफ किसका बेटा, मेड ऑफ किसका, मैग्नीन का, ठीक है बेटा। ये पॉइंट याद रखे रहना,
ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही छपा रहेगा, आपके एग्जाम में डिट्टो यही छपा होगा कि मैग्नीन का होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना बेटा। क्यों मैग्नीन का होगा? क्योंकि मैंने बताया कि मैग्नीन का क्यों होगा, आप यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि बेटा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? लो होगा। क्या होगा बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होगा। आप उसको देखो, मैंने मैग्नीन से क्यों बताया, क्यों? क्योंकि बेटा इसका क्या होता है? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या होगा बेटा? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका बेटा क्या होगा? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका बेटा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। इसका कहने क्या मतलब है? आप देखो यहाँ पे, आप सीधे से यहाँ देखो ना कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप RT है वो R डैश 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे R डैश क्या लिखोगे बेटा? R डैश 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो बेटा अगर आपका अल्फा क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है। क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है। आपका बेटा क्या है? अल्फा नेग्लिजिबल है। तो यानी कि अल्फा वहां पे है ही नहीं। तो बेटा अल्फा अगर आपको वेरी लो है, इस तरीके से अज्यूम करो बेटा कि अल्फा आपका लो है, खत्म है एकदम, तो आप सीधे से कहोगे कि सर जब अल्फा ही खत्म है तो बेटा शंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो आपको लो वैल्यू ऑफ शंट को डिजाइन करना या कंस्ट्रक्टेड करके बनाना है बेटा। ठीक है, तो अगर फाइनली आपको मैंने अमीटर के बारे में बता दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ शंट पढ़ा दिया, ये सारा चीज मैंने आपको क्लियर ही बता दिया। अब बेटा एक चीज और बचता है, क्या? कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह या उसके क्वेश्चंस ESE में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो क्या है बेटा? कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ या टेम्परेचर इफेक्ट इन अमीटर, यानी अमीटर में टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर इफेक्ट क्या होगा अमीटर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखो कि अगर टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है तो टेम्परेचर इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो बेटा मैं आपको एक लाइन बता दूं ना, उसको मैं बताता हूं कैसे करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको क्लियर बता दूं, टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी बेटा। क्या बेटा? आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ शंट है एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ शंट एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो क्या होना चाहिए बेटा? वो हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और बेटा उसके लिए लो होना चाहिए एंड केप्ट क्या? वो बेटा एक सेम टेम्परेचर पे उसको हम रखते हैं, या उसको टेम्परेचर को हम सेम टेम्परेचर पे रखेंगे। दोनों चीज को सेम उसका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, यानी कि अब हम उसको पढ़ने वाले हैं कि थोड़ा बहुत एरर देख लेता हूँ टेम्परेचर का। तो बेटा जो एरर आएगा ना उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो आप कहोगे सर उसका एरर को मिनिमाइज करने के लिए बताओ। तो बेटा एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप आसानी से कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ ना बेटा, तो उसको एरर मिनिमाइज करने के लिए आप सीधे एक लाइन में कहोगे क्या? कि सर रेजिस्टेंस को क्या कर दो? इंक्रीमेंट कर दो। हो जाए कि नहीं? रेजिस्टेंस को आप करोगे, यानी एक रेजिस्टेंस ऐसा लगाओगे वहां पे, किसके साथ? मीटर के साथ। और वो क्या होगा? मीटर के साथ तो सीरीज में लगेगा, बट ओवरऑल शंट के साथ क्या होगा? पैरेलल में होगा। उस रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे बेटा? स्वैम्प्ड रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? वो स्वैम्प्ड रेजिस्टेंस या स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो आप कहते हो इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट मीटर में बोलोगे, यहाँ स्वैम्प्ड रेजिस्टेंस कहोगे, उसको लगाओगे तो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट बेटा क्या होगा? एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? वो एलिमिनेट हो जाएगा। किसके अंदर? अमीटर के अंदर। तो बेटा आपका जो है एक छोटा सा टॉपिक है वो क्या है? क्या है बेटा? टेम्परेचर इफेक्ट इन अमीटर। उसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, अच्छे से देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट इन अमीटर। ठीक है।